नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेज करौली यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति में एक एक चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति में अब जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो है राजस्थान के वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों के साथियों 4 पार्ट अपने होते हैं और 4 पार्टों में से 2 पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे राजस्थान के वाद्य यंत्रों में अवनद्य वाद्य यंत्र, यानी तीसरा पार्ट दोस्तों हम पढ़ेंगे अवनद्य वाद्य यंत्र। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। ट्रिक के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसा हम कोशिश कर पाते हैं वैसा आप लोगों को मैटर लाते हैं। वैसे यहाँ हमें ट्रिक की आवश्यकता भी है, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का अवनद्य वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। इससे पहले दोस्तों 2 क्लास हैं जो वाद्य यंत्रों से रिलेटिव है, उन क्लासों में अच्छे से मैंने ट्रिक के साथ में चीजें क्लियर करवाई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के अवनद्य वाद्य यंत्र। साथियों, अवनद्य जो वाद्य यंत्र होते हैं याद रखें वो कैसे वाद्य यंत्र होते हैं। सबसे पहली बात तो अवनद्य जो वाद्य यंत्र है इन्हें ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, यानी इन्हें ताल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अवनद्य वाद्य यंत्रों को अन्य किस नाम से भी पुकारते हैं, तो ताल वाद्य यंत्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ताल वाद्य यंत्र या अवनद्य वाद्य यंत्र दोस्तों, यानी जिन पर आघात किया जाए या किसी डंडे से आघात करके जिन्हें बजाया जाए। और वो आघात दोस्तों किस पे होना चाहिए? चमड़े पर होना चाहिए। याद रखें, चमड़ा पर होना चाहिए वो आघात, यानी चमड़े से ढके हुए वाद्य यंत्र अवनद्य वाद्य यंत्र होते हैं। और इन वाद्य यंत्रों को इस तरह से ताल के साथ में बजाया जाता है, यानी इनको पीट करके बजाया जाता है। इस वजह से ये ताल वाद्य यंत्र भी हैं। तो कौन कौन सी हैं? तो देखो, ये ट्रिक हमें याद रखनी है कि माधव ने, साथियों इस तरह से ये ट्रिक हमें याद रखनी है। माधव ने खड़े मृद को गाड़ने का न्योता दिया, यानी माधव ने, याद रखना, ये माधव ने खड़े मृद को गाड़ने का न्योता दिया। 3-4 बार आप रिपीट करोगे तो आराम से याद रह सकती है। माधव ने खड़े मृद को गाड़ने का न्योता दिया। तो दोस्तों, माधव ने खड़े मृद को गाड़ने का क्या न्योता दिया, यानी माँ से आप बनाओगे मादल और माठ, ये 2 वाद्य यंत्र यहाँ पर तैयार हुए। माँ से एक हो गया मादल और एक हो गया माठ। उसके बाद में धौ से क्या बना? धौसा वाद्य यंत्र बना। ख से हो गया खंजरी, ख से वाद्य यंत्र बनेगा कौन सा? खंजरी। और नेक्स्ट दोस्तों डे से होगा डेरू। फिर मृद से मृदंग वाद्य यंत्र हो गया। कू से कुंडी और गा से गाड़ गडाटी, और इसी को कहते हैं गड़गडाटी। डमरू से दोस्तों डे से डमरू वाद्य यंत्र हो गया और का से कमर वाद्य यंत्र हुआ। नौ से नौवत, ता से तांसा। एक बार मेरे साथ बोलिए और रिपीट कीजिए साथियों इस चीज को। माँ से मादल और माठ, माँ से मादल और माठ। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आप लोग इसको रिपीट करें और कॉपी लेकर के बैठिए ताकि एक एक चीज को नोट कर सकें हम। माँ से मादल और माठ, धौ से दौसा, ख से खंजरी, डे से डेरू, मृद से मृदंग, कू से कुंडी, गा से गाड़ गडाटी, ढ से डमरू, का से कमर, नौ से नौबत और ता से हो गया दोस्तों क्या? तासा। ता से हो गया तासा। तो ये हमारे वो वाद्य यंत्र हैं जिन्हें हम अवनद्य वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में गिनते हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर इन वाद्य यंत्रों को लेकर जो सवाल एग्जाम में आज तक आए हैं वो इसी तरह के सवाल पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है, या निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, या कौन सा अवनद्य वाद्य यंत्र नहीं है। इस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। ये तमाम वाद्य यंत्र, एक ट्रिक आप याद रखिए कि माधव ने खड़े मृद को काटने का न्योता दिया। दोस्तों अब आइए एक एक को पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं मादल, और ये हो गया माठ। मादल और माठ, यानी मादल याद रखना मित्रों, मादल, ये मादल एक ढोल की ही आकृति की तरह का वाद्य यंत्र है, जो जिसे आप लंबा ढोल कह सकते हैं। यानी मादल, ये जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं ये मादल है। इस तरह से मादल वाद्य यंत्र होता है। और मादल वाद्य यंत्र याद रखें, लंबा ढोल के नाम से भी इसे जानते हैं। मादल को किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? लंबा ढोल के नाम से भी हम मादल वाद्य यंत्र को पुकारते हैं। मादल याद रखें, लंबा ढोल के नाम से भी जाना जाता है। मादल दोस्तों वाद्य यंत्र का प्रयोग गरासिया जनजाति करती है। कौन सी? गरासिया जनजाति करती है। गरासिया जनजाति में जो नृत्य हैं उनमें याद रखें एक नृत्य जो मादल नृत्य होता है। तो मादल नृत्य के दौरान गरासिया जनजाति इसका उपयोग करती है। यानी मादल, मादल याद रखना दोस्तों, मादल एक नृत्य भी है। और ये नृत्य किनका नृत्य है? तो ये गरासिया जनजाति का नृत्य साथियों। और गरासिया जो जनजाति है, इस नृत्य के दौरान, इस नृत्य के याद रखना दोस्तों दौरान इस वाद्य यंत्र को बजाती है। किसको? मादल, मादल को, इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इस नृत्य के दौरान मादल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसी प्रकार से माठ वाद्य यंत्र दोस्तों, माठ याद रखना, माठ वाद्य यंत्र, तो ये मिट्टी के, ये दोनों के दोनों, ये आप देख रहे हैं माठ वाद्य यंत्र है। ये साथियों मिट्टी के दो क्या होते हैं? मटके, मिट्टी है, यानी मिट्टी के मटके नुमा आकृति, मिट्टी के दोस्तों क्या? मटके नुमा, मटके नुमा आकृति होती है। और ये मिट्टी के मटके नुमा जो आकृति होती है, इनके मुंह कैसे होते हैं दोस्तों? तो मुंह याद रखना चौड़े होते हैं, मुंह चौड़े होते हैं। और ये जो चौड़े मुंह होते हैं, इन पर किसकी? वक्रे की याद रखना दोस्तों, वक्रे की, वक्रे की क्या? खाल, बकरे की खाल चढ़ी होती है दोस्तों, बकरे की खाल चढ़ी होती है। और ये दोनों जो वाद्य यंत्र हैं, ये अलग अलग व्यक्ति युग्म रूप में चलते हैं, दोनों युग्म में चलते हैं यानी जोड़ा में, लेकिन इन्हें अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं दोस्तों। अलग अलग व्यक्ति इनको क्या करते हैं? अलग अलग व्यक्ति इनका याद रखें वादन करते हैं, यानी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा ये बजाए जाते हैं। माठ वाद्य यंत्र पाऊ जी के भोपे, यानी पाबू जी के भजन, पाबू जी दोस्तों, पाबू जी के क्या? भजन, पाबू जी के याद रखना भजन माठ वाद्य यंत्र के साथ ही गाए जाते हैं। तो पाबू जी के भजन गाए जाते हैं किन वाद्य यंत्रों के? माठ वाद्य यंत्र। तो इस तरह से ये माठ वाद्य यंत्र होते हैं। माठ वाद्य यंत्र युग्म रूप में होते हैं, जोड़े में बजते हैं, और अलग अलग व्यक्ति इन्हें बजाते हैं, दोनों को एक ही वादक नहीं बजाता है। मिट्टी के मटके नुमा आकृति होती है, लेकिन मुंह कैसा होता है? चौड़ा। इस पर बकरे की खाल चढ़ी होती है। पाऊ जी के भजन माठ वाद्य यंत्र के साथ ही दोस्तों गाए जाते हैं। किनके? पाऊ जी के भजन। तो इस तरह से ये मादल और माठ वाद्य यंत्र होते हैं। आप फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगला वाद्य यंत्र ये हो गया अपना कौन सा? दौसा, दौसा, दौसा हो गया दोस्तों। और इधर ये वाद्य यंत्र है खंजरी। दोनों को एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो एक वाद्य यंत्र साथियों कौन सा? दौसा। और एक आपका वाद्य यंत्र हो गया कौन सा? खंजरी। दोस्तों दौसा वाद्य यंत्र जो है, ये दौसा वाद्य यंत्र याद रखें। दौसा जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र को कई उपनामों से जाना जाता है। तो दौसा को याद रखना टमामा, टमामा। वैसे कई लोगों का मानना है कि अलग होते हैं। टमामा याद रखें। और इसे बिंब, इसे किस नाम से? बिंब के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वाद्य यंत्र है, ये प्राचीन समय में दोस्तों, प्राचीन काल में
समय में, प्राचीन समय में, प्राचीन समय में युद्ध, प्राचीन समय में युद्ध, युद्ध घोषणा के समय, प्राचीन समय में युद्ध घोषणा या एक दूसरे, प्राचीन समय में युद्ध घोषणा या दूसरे एक दूसरे राजा से, एक दूसरे राजा से दोस्तों क्या युद्ध, एक दूसरे राजा से आक्रमण जब होता, आक्रमण के समय, आक्रमण के समय, आक्रमण के समय सहायता हेतु, सहायता हेतु बजाया जाता, बजाया जाता, यानी दुर्ग की दीवार पर रख के बजाते थे तो इसकी आवाज काफी दूर तक जाती है। ये याद रखना, ये अवनद्य वाद्य यंत्रों में बड़ा वाद्य यंत्र है। अवनद्य, अवनद्य दोस्तों वाद्य यंत्रों में, वाद्य यंत्रों में ऐसा है सबसे, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र भी माना जाता है कौन? धौसा। नाम से ही पता लग रहा है धौसा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो वाद्य यंत्र है याद रखना, ये एक तरह से सुपारी नुमा क्या होती है? लकड़ी होती है, और उस पर या फिर इसे धातु का भी आजकल बनाते हैं, इस पर भैंसा की, यानी किसकी? भैंस की खाल मढ़कर बनाया जाता है। भैंस की, भैंस की खाल, खाल चढ़ाकर ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है, चढ़ाकर ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। ये जानते हैं खंजरी। दोस्तों खंजरी देखिएगा, ये खंजरी है, ये कई खंजरी यहाँ पड़ी हुई है, खंजरी। सबसे पहला सवाल कि खंजरी याद रखना कैसे बनती है, तो दोस्तों खंजरी एक गोल लकड़ी होती है, यानी आम की लकड़ी लेते हैं, आम की साथियों क्या? आम की कैसी? आम की खोखली, आम की दोस्तों क्या? खोखली, आम की खोखली लकड़ी ली जाती है, क्या लेते हैं? लकड़ी, और उस चारों तरफ ये खोखला है, इससे बनाई जाती है। दूसरा इस पर गोहो, गोहो जो होती है दोस्तों, गोहो, गोहो की क्या? खाल चढ़ाई जाती है, याद रखना, खाल चढ़ाते हैं इस पर, गोहो की खाल चढ़ाते हैं किस पर? खंजरी पर, ठीक है। इस अब खंजरी जो है दोस्तों कालवेलियों द्वारा, इनके द्वारा, कालवेलिया जाति द्वारा, यानी कालवेलिया जाति दोस्तों, कालवेलिया जाति द्वारा, जाति द्वारा बजाई जाती है, बजाई जाती है। तो कालवेलिया जाति से बजाई जाती है, कालवेलिया जाति बजाती है क्या? खंजरी। खंजरी एक छोटा वाद्य यंत्र होता है। खंजरी जो है याद रखें चंग का छोटा रूप भी कह सकते हैं। चंग जो होता है दोस्तों, चंग का, चंग का क्या कहलाता है? ये लघु रूप, चंग का लघु रूप इसे कहा जाता है। इसी को याद रखना डफली का दोस्तों क्या? डफली का, डफली का क्या कहते हैं? लघु रूप भी कहा जाता है, डफली का लघु रूप। इन नामों से भी ये जानी जाती है कौन? खंजरी दोस्तों। चंग की हम बात करें तो चंग याद रखना स्पेशली शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी में चंग से बड़ा होता है। शेखावाटी में, शेखावाटी में चंग नृत्य के दौरान, चंग नृत्य के दौरान, शेखावाटी में चंग नृत्य के दौरान दौरान इसे क्या करते हैं? बजाते हैं। इसकी बात कर रहे हैं चंग की, बजाते हैं। तो चंग की तरह ही ये होता है, छोटा रूप है, लघु रूप है। तो दोस्तों ये दौसा हमने पढ़ा है, खंजरी हमने पढ़ी है, तो ये फटाफट से आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे। अगला देखिएगा डेरू, और नेक्स्ट हो गया दोस्तों मृदंग, यानी एक हो गया डेरू और अगला क्या है? मृदंग है। डेरू और नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या हो गया? ये मृदंग, यानी ये दो हमारे क्या है? वाद्य यंत्र, याद रखें, एक डेरू और एक मृदंग, दोनों को पढ़ते हैं दोस्तों। डेरू देखिएगा, तो डेरू वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं, यानी डेरू वाद्य यंत्र साथियों डमरू का बड़ा रूप है, डमरू का, डमरू का कैसा रूप है? बड़ा रूप। डमरू का कैसा रूप होता है दोस्तों? बड़ा रूप होता है कौन? डेरू।
डेरू जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये डेरू वाद्य यंत्र को आ, डेरू वाद्य यंत्र को भैरव जी के भैरव भैरव जी के दोस्तों, भैरव जी भैरव जी के भोपे, भैरव जी के भोपे इसको बजाते हैं। तो भैरव जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है कौन सा? डेरू वाद्य यंत्र। मृदंग दोस्तों, मृदंग याद रखें, ये मृदंग वाद्य यंत्र है, मृदंग वाद्य यंत्र है। मृदंग वाद्य यंत्र को किस उपनाम से भी जाना जाता है, तो आइए पहले ये जानते हैं। तो दोस्तों मृदंग वाद्य यंत्र को पखावज के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली बात, पखावज भी कहते हैं। मृदंग जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, इसका जो खोल होता है, इसका जो खोल होता है, वो खोल चारों तरफ का आवरण ये मिट्टी का होता है, याद रखना। किसका दोस्तों? मिट्टी का इसका खोल होता है, मिट्टी का खोल होता है। और इसके खोल की जो मिट्टी है, ये मोलेला, मोलेला कहाँ? मोलेला, मोलेला याद रखिएगा, राजसमंद। मोलेला क्या? राजसमंद दोस्तों। मोलेला राजसमंद में बनाया जाता है, ये खोल बनाया जाता है। यूं तो कई जगह बनते हैं, पर यहाँ का प्रमुख है मोलेला राजसमंद का मृदंग का खोल। मृदंग को हम पखावज के नाम से भी पुकारते हैं। मोलेला कहाँ पर? राजसमंद में बनाया जाता है दोस्तों एक खोल। यानी यहाँ का मृदंग का खोल बहुत ज्यादा क्या है फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख कलाकार की हम बात करें, मृदंग के प्रमुख कलाकार कौन है? प्रमुख कलाकार, तो दोस्तों मृदंग के प्रमुख कलाकार माने जाएंगे, याद रखें कौन? तो वो है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, मृदंग के प्रमुख कलाकार हैं पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम याद रखें, ये मृदंग के प्रमुख क्या माने जाते हैं? कलाकार माने जाते हैं। तो ये है आपका मृदंग। जो मिट्टी का खोल होता है, उस पर खाल चढ़ाई जाती है। ये खाल याद रखें किसकी? बकरे की खाल चढ़ाई जाती है। बकरे की क्या चढ़ाई जाती है? खाल दोस्तों चढ़ाई जाती है। और ये तैयार होता है कौन सा? मृदंग। मृदंग जो वाद्य यंत्र है, याद रखना, ये मृदंग वाद्य यंत्र साथियों अवनद्य वाद्य यंत्रों में श्रेष्ठ है। दोस्तों अवनद्य जितने वाद्य यंत्र है, अवनद्य वाद्यों में ये माना जाता है कैसा? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये अपना मृदंग। और इधर हमने पढ़ा डेरू, भैरव जी के भोपों द्वारा डेरू बजाया जाता है। डमरू का बड़ा रूप होता है दोस्तों क्या? डेरू। डेरू, इस डेरू के द्वारा याद रखना भेंट गाई जाती है। डेरू के द्वारा क्या? गाई भेंट गाई जाती हैं, भेंट गाई जाती हैं। कौन सी जाति ये भेंट गाने का काम करती है? तो दोस्तों गुर्जर जाति, याद रखिएगा गुर्जर जाति ये भेंट गाने का क्या करती है? कार्य करती है। तो भेंट गाई जाती है इसके द्वारा। ये मृदंग है, पखावज भी कहते हैं, मिट्टी का खोल होता है, मोलेला राजसमंद यहाँ इसके खोल बनते हैं, बकरे की खाल चढ़ी होती है। पुरुषोत्तम दास प्रमुख कलाकार हैं और अवनद्य वाद्यों में ये कैसा माना जाता है साथियों? श्रेष्ठ माना जाता है। तो लीजिए फटाफट इसका स्क्रीन शॉट। आगे देखें नेक्स्ट, अगला कुंडी और गाड़ गडाटी। दोस्तों यहाँ देखें, ये जो वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं, ये ढोलक है। ये जो वाद्य यंत्र देख रहे हैं वो ढोलक है। क्या आप देख रहे हैं? सहनाई, सहनाई है साथियों। और ये आप लोगों की क्या हो गई? कुंडी हो गई। ये क्या हो गई? कुंडी हो गई। याद रखिएगा कुंडी। कुंडी जो होती है, ये कुंडी वाद्य यंत्र, तो ये पीतल की बनी, पीतल का क्या होता है दोस्तों? इसका खोल होता है, पीतल का खोल होता है। याद रखें कुंडी का खोल किसका होता है? पीतल का। और यह किस किस के साथ बजाया जाता है? तो यह है ढोलक, ढोलक है ना, और प्लस शहनाई। ढोलक भी बजती है, शहनाई बजती है, याद रखना ढोलक और क्या? शहनाई। ढोलक, शहनाई
के साथ बजाया जाता है, इसे बजाया जाता है। तो इस तरह से यह है कौन सा वाद्य यंत्र, कुंडी। गाढ़ गडाटी दोस्तों, इसमें इसका चित्र नहीं दे रखा है, गाढ़ गडाटी ये याद रखा है, एक पीतल की इसमें क्या होती है गाढ़ गडाटी में, ये गाढ़ गडाटी जो है ये आवाज करता है, यानी आवाज इसकी ज्यादा होती है। आवाज कैसी होती है दोस्तों, गाढ़ गडाटी की ज्यादा होती है। अच्छा, गाढ़ गडाटी जो है याद रखें, इसमें एक पीतल की क्या थाली इसमें लगी होती है, प्लेट या थाली, थाली कहिए या प्लेट, ये इसमें एक लगी होती है। उसके बाद में दोस्तों पीतल की थाली होती है, एक कटोरा नुमा, कटोरा यानी कैसी, कटोरे जैसी याद रखना, एक आकृति कटोरे नुमा, कटोरा नुमा, नुमा मिट्टी का कटोरे नुमा किसका दोस्तों, मिट्टी का, मिट्टी का पात्र किसके साथ में होता है, ये सारे के सारे लगे होते हैं। और इसको बजाने पर, जो बजाने पर जो सुर निकलता है, सुर, सुर क्या निकलता है इसको बजाने पर, इसको बजाने पर दोस्तों गड़गड़ाहट, यानी गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट की क्या होती है, आवाज होती है, गड़गड़ाहट की आवाज होती है, इसीलिए इसे गाढ़ गडाटी के नाम से जानते हैं। गाढ़ गडाटी या गड़गड़ाटी भी इसे कहा जाता है, याद रखिए। तो ये आपका गाढ़ गडाटी। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। दोस्तों अगला वाद्य यंत्र है डमरू, डमरू याद रखें, डमरू, ये आप देख रहे हैं डमरू, ये डमरू वाद्य यंत्र साथियों, डमरू। ठीक, अब देखेंगे आप डमरू जो वाद्य यंत्र है, याद रखें ये सबसे पहली बात डमरू ये प्राचीन वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, यानी प्राचीन, प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। अवनद्य वाद्य यंत्रों में ये प्राचीन है, प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों कौन सा, डमरू। डमरू एक कैसा वाद्य यंत्र है, तो प्राचीन वाद्य यंत्र है। दोस्तों डमरू वाद्य यंत्र जो है इससे किनका संबंध है, तो डमरू जो वाद्य यंत्र है याद रखना, इससे संबंध माना जाता है किसका, तो भगवान शंकर यानी शिव जी का। दोस्तों शिव जी का संबंध माना जाता है किससे, डमरू से। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में इस डमरू वाद्य यंत्र का उपयोग याद रखें किन के द्वारा, तो मदारियों द्वारा, मदारियों, मदारियों द्वारा, मदारियों द्वारा इसका, मदारियों के क्या द्वारा, मदारियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, द्वारा डमरू वाद्य यंत्र दोस्तों बजाया जाता है। तो याद रखिएगा यह है कौन सा, डमरू वाद्य यंत्र। एक छोटा वाद्य यंत्र होता है ये डमरू, डेरू का लघु रूप होता है दोस्तों। डेरू जो वाद्य यंत्र है अपना, वाद्य यंत्र का कैसा रूप है ये, तो लघु रूप माना जाता है। डेरू वाद्य यंत्र का लघु रूप इसे कहते हैं। तो ये डमरू वाद्य यंत्र है। और आपको डमरू वाद्य यंत्र के विषय में पूछा जाएगा, ये सबसे प्राचीन है, किनमें सबसे प्राचीन है, तो अवनद्य वाद्य यंत्रों में दोस्तों, अवनद्य वाद्य यंत्रों में, अवनद्य वाद्य यंत्रों में प्राचीन है, शिवजी से इसका संबंध रहा है। वर्तमान में मदारियों द्वारा बजाया जाता है, और डेरू का लघु रूप भी इसे कहा जाता है। आइए इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला, अगला है दोस्तों कमर। देखो कमर वाद्य यंत्र, यानी इस तरह से ये यहाँ से ये देख रहे हैं आप, इसका खोल जो होता है जैसे कमर जो होती है वहां से सकरा तो बंधी हुई कमर की तरह होता है, यानी कमर जैसी आकृति इसकी होती है। कमर के, कमर के समान, कमर के समान क्या आकृति होने के कारण, कमर के समान क्या होती है, आकृति होती है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, कमर वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। यानी इसकी एक तरफ चौड़ाई होती है, एक हिस्से में क्या होता है, एक हिस्सा इसका कैसा होता है, तो साथियों एक हिस्सा इसका चौड़ा होता है, चौड़ा। जबकि दूसरे हिस्से की बात करें तो दूसरा हिस्सा याद रखें इसका
दूसरा जो हिस्सा है वो कैसा होता है, दूसरा हिस्सा सकरा होता है दोस्तों, सकरा होता है। तो इस तरह से ये वाद्य यंत्र अपना होता है। नौबत याद रखें, नौबत, ये जो हम देख रहे हैं ये नौबत है दोस्तों। और नौबत जो है नौबत वाद्य यंत्र ये एक गहरी यानी लगभग, लगभग याद रखना दोस्तों, लगभग 3 से 4 फीट, 3 से कितना फीट दोस्तों, 4 फीट गहरी, 4 फीट गहरी क्या कुंडी, 4 फुट गहरी कुंडी पर, कुंडी पर कुंडी पर किसकी, भैंस की साथियों, कुंडी पर, कुंडी पर भैंस की, भैंस की या किसकी, बकरे की, बकरे की क्या चढ़ाई जाती है, तो बकरे की याद रखना खाल, बकरे की खाल चढ़ाते हैं और ये वाद्य यंत्र बनता है। यानी नौबत वाद्य यंत्र दोस्तों, नौबत वाद्य यंत्र याद रखना प्राचीन समय में, प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में ये रणभूमि में, रण क्षेत्र में बजाया जाता था। रण क्षेत्र में इसका क्या होता था दोस्तों, वादन होता था किसका, नौबत का, नौबत का वादन होता था। वह नौबत जो है याद रखें इसका वादन होता था। नौबत जो वाद्य यंत्र है ये दौसा क्षेत्र में जो हेला ख्याल के दौरान भी इसका वादन किया जाता है। इसके बाद में देखेंगे आप ये सब प्राचीन काल में रण क्षेत्र में। वर्तमान की अगर बात करें दोस्तों तो वर्तमान में मंदिरों में, यानी मंदिरों, नौबत को मंदिरों में, मंदिरों में इसका क्या होता है वर्तमान में, तो वो वादन होता है। यानी वर्तमान में इसका वादन कहाँ होता है, तो मंदिरों में होता है। तो ये आपको याद रखना है नौबत और कमर। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला देखें दोस्तों लास्ट ताशा। अवनत वाद्य यंत्रों में ये लास्ट देखते हैं क्या, ताशा। दोस्तों ताशा याद रखें ये पीतल, पीतल की क्या होती है, पीतल है ना, पीतल की दोस्तों क्या होती है, पीतल की परातनुमा, पीतल की क्या, परातनुमा, पीतल की परातनुमा, परातनुमा आकृति, आकृति, पीतल की परातनुमा आकृति, आकृति पर क्या किया जाता है, आकृति, आकृति पर, आकृति पर खाल चढ़ाई जाती है। यानी खाल चढ़ा करके दोस्तों, चढ़ा करके ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। दूसरी बात सुनिए, ये जो वाद्य यंत्र है ये मुगल कालीन वाद्य यंत्र है दोस्तों। मुगल कालीन क्या माना जाता है, मुगल कालीन वाद्य यंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। मुगल कालीन वाद्य यंत्र है ये, कौन सा, ताशा। दोस्तों ताशा याद रखें कमर में, एक मिनट, गर्दन है ना, ताशा गर्दन में, गर्दन में, गर्दन में क्या, टांग कर, गर्दन में टांग कर, टांग कर डंडियों से, किससे दोस्तों, डंडियों से, डंडियों से बजाया जाता है, डंडियों से बजाया जाता है, बजाया जाता है, डंडियों से बजाया जाता है। गर्दन में टांग करके किससे, डंडियों से बजाया जाता है ताशा। दोस्तों ताशा किस अवसर पर बजाया जाता है वो भी आपको याद रखना है। तो ये याद रखें मुहर्रम पर, मुहर्रम का जो अवसर होता है, मुहर्रम पर ताजिया निकालते समय, ताजिया, मुहर्रम पर ताजिया निकालते समय, निकालते समय याद रखें इसे बजाया जाता है। मुहर्रम पर ताजिया निकालते समय क्या बजाते हैं, ताशा नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। और ताशा जो है साथियों, ताशा इसे गमी वाद्य यंत्र, गम क्योंकि गम वाला, गमी वाद्य यंत्र, ये गमी वाद्य यंत्र भी कहलाता है, कौन, ताशा वाद्य यंत्र भी कहलाता है, कहलाता है। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है। यानी हमने ये वाद्य यंत्रों के विषय में चर्चा की है।
कौन कौन से अपने वाद्य यंत्र हैं, अवनद वाद्य यंत्रों में कौन कौन से वाद्य यंत्र आएंगे, तो आइए एक एक को करते हैं रिपीट। अवनद वाद्य यंत्रों में जो अवनद वाद्य यंत्र है उनमें देखते हैं एक एक वाद्य यंत्र को। तो ये आप लोगों ने आज पढ़ा अवनद वाद्य यंत्र, जिन्हें ताल वाद्य भी कहते हैं। चमड़ा चढ़े हुए वाद्य यंत्र होते हैं और चमड़े के माध्यम से इनसे सुर निकलता है। क्या थी, माधव ने खड़े मृद को गाड़ने का न्योता दिया, यानी माँ से बना मादल, धौ से धौसा, माठ भी दोस्तों बना। और ये हो गया कंजरी, डेरू हो गया, और ये मृदंग हो गया, कुंडी है, गाड़ गडाटी या गड़गडाटी, डमरू है, कमर है, नौबत है, तांसा है। तरह से ये आप लोगों ने वाद्य यंत्र पढ़े। इसके बाद में मादल है और माठ है। मादल जो लंबा ढोल होता है एक तरह का, मादल नृत्य गरासियाओं में किया जाता है, उसके दौरान बजाते हैं। माठ युग में होते हैं और ये मिट्टी के खोल होते हैं, उन पर बना होता है, मुंह थोड़ा चौड़ा रहता है, मिट्टी के मटके नुमा आकृति है, बकरे की खाल चढ़ी रहती है, और पाऊ जी के भजन या पाऊ जी के भजन कहिए या गीत कहिए दोस्तों, ये माठ वाद्य यंत्र के साथ ही बजाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला अगला दौसा। दोस्तों दौसा याद रखिएगा, दौसा है टमामा, बिम्ब आदि नाम से भी जानते हैं। प्राचीन समय में युद्ध घोषणा या एक दूसरे राजा से आक्रमण के समय सहायता लेते समय बजा देते थे। नौबत भी बजाते थे। जब एक दूसरे से दोस्तों सहायता लेते तो याद रखें नौबत भी बजाते थे। क्या? नौबत, वाद्य यंत्र भी बजाते थे। और ये दौसा क्षेत्र में भीड़ इकट्ठी करने के लिए इसे बम भी बजाते हैं। अवनद वाद्य यंत्रों में भैंस की खाल चढ़ा करके बनाए जाते हैं और बड़ा भी होता है। खंजरी याद रखना आम की खोखली लकड़ी से बनाई जाती है। गोहो, गोहो जो होती है ना उसकी खाल चढ़ी होती है, कालबेली जाति बजाती है। चंग या डपली का लघु रूप होता है। वो चंग की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में चंग का प्रचलन है, यानी चंग नृत्य के दौरान ये बजाई जाती है। टेरू और मृदंग। टेरू दोस्तों, टेरू डमरू का बड़ा रूप है, भैरव जी के भोपे इसे बजाते हैं और भेंट गाई जाती है इसके द्वारा। गुर्जर जाति भेंट गाती है, भैरव जी की भेंट। मृदंग की बात करें तो इसे पखावज भी बोलते हैं। इसका खोल भी मिट्टी का होता है। मोलेला राज संबंध मृदंग का खोल बनाने में बहुत ज्यादा चर्चित है। प्रमुख कलाकार हैं परशुत्तम। इसके प्रमुख कलाकार क्या हैं? परशुत्तम। बकरे की खाल इस पर चढ़ी होती है दोस्तों। और अवनद वाद्यों में ये श्रेष्ठ या लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। कुंडी याद रखना, कुंडी, ये कुंडी ये वाला कुंडी है दोस्तों, कुंडी। और ये पीतल का इसका खोल होता है। कई बार लकड़ी का भी खोल बनाते हैं, कई बार किसका? लकड़ी का खोल भी बनाया जाता है, या सुपारी की लकड़ी का खोल बना देते हैं दोस्तों। इस तरह ढोलक सेनाई के साथ में बजाई जाती है। गाड़ गडाटी आवाज ज्यादा होती है, तीखी आवाज इसकी होती है, ज्यादा आवाज होती है। और कैसी होती है? तीखी आवाज इसकी होती है। पीतल की थाली या प्लेट, कटोरी नुमा आकृति मिट्टी के, तो इस तरह इसमें लगाए जाते हैं और बनती है। सुर जो निकलता है उससे गड़गड़ाहट होती है, इस वजह से ये वाद्य यंत्र गाड़गड़ाटी कहलाता है। डमरू प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों, अवनद वाद्य यंत्रों में प्राचीन है। इसका संबंध याद रखना शंकर जी, शिव जी से रहा है। वर्तमान में मदारियों द्वारा बजाया जाता है और डेरू वाद्य यंत्र का लघु रूप भी माना जाता है डमरू। आगे कमर है, यहाँ से कमर की तरह बीच में झुका हुआ है, कमर के समान आकृति है। एक हिस्सा चौड़ा तो एक हिस्सा सकरा इसका होता है। नौबत दोस्तों युग्म रूप में चलता है। 3 से 4 फीट गहरी एक कुंडी होती है, उस पर खाल मरते हैं और फिर ये नौबत बनती है। प्राचीन समय में रणभूमि में इसका इस्तेमाल होता, वर्तमान में मंदिरों में नौबत का वादन किया जाता है। इसके बाद में देखिएगा तांसा है दोस्तों, तांसा है। तांसा पीतल की परात नुमा आकृति पर खाल मढ़ करके बनाया जाता है। मुगल कालीन वाद्य यंत्र है। मुगल कालीन गर्दन में टांग कर डंडियों से बजाया जाता है। मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकलते हैं तब यह बजता है और इसे गमी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये वाद्य यंत्र हमने पढ़े थे, याद रखना। ये वाद्य यंत्र आप लोगों ने पढ़े हैं और ये अच्छे से आपको क्लियर करने हैं। एक नगाड़ा भी वाद्य यंत्र दोस्तों, राम किशन सोलंकी नगाड़े के कहलाते हैं जादूगर। नगाड़ा इसमें नहीं आया, नगाड़ा याद रखें दोस्तों, नगाड़ा, नगाड़ा वाद्य यंत्र है। ये नगाड़ा नगाड़ी के संग में बजता है।
नगाड़ी और नगाड़ा। ये नगाड़ा भी आजकल कहाँ बजने लगा है, तो मंदिरों में, मंदिरों में नगाड़ा बजाया जाता है दोस्तों। और ये याद रखिएगा, नगाड़े के जादूगर कौन है? इसके जादूगर माने जाते हैं कौन? तो राम किशन सोलंकी। नगाड़े के जादूगर हैं कौन? तो राम किशन सोलंकी दोस्तों, राम किशन सोलंकी याद रखिएगा, सोलंकी ये माने जाते हैं नगाड़े के क्या? जादूगर। तो इस तरह से ये आप लोगों के सामने वाद्य यंत्र थे। एक एक वीडियो को आप अच्छे से देखें, बार बार देखें, ताकि हमारे दिमाग में सेट हो सके। इसी प्रकार से अब एक और वाद्य यंत्र का वीडियो बचा है, जो घन वाद्य यंत्र है। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा दोस्तों। करिएगा मजे से तैयारी, क्रमबद्ध तरीके से। दर्पण क्लासेस करौली इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोगों का परिवार है, आप लोगों का चैनल है। और जो आप हमसे जुड़े हैं, तो बार बार हम इस बात को कहते हैं साथियों की कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कमी हर किसी से रह सकती है, ताकि हम अपने कमियों को ऑब्जर्व हो सके, आपसे जान सकें। तो इस तरह से पढ़ते रहिएगा। और कमेंट में कोई नई चीज भी अगर आपको लगती है तो वो बताया करें, क्योंकि आप हम एक परिवार बना करके पढ़ रहे हैं, और परिवार में सिखाने वाले को सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। तो मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।